ने पढ़ाई कर रखा है कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर कितने होते हैं। और उसमें एक क्रम भी हमने आपको बता दिया था कि जो भाषा विकास हुआ उसमें पहले ध्वनि आती है, वर्ण ध्वनि या वर्ण, और उसके बाद अक्षर और फिर शब्द और फिर वाक्य। इसका एक निश्चित क्रम होता है। उसके बाद वर्णमाला पढ़ाया गया था और एक लेखन के आधार पे। अगर उच्चारण के आधार पे कहें तो कितने हैं? 45 वर्ण हैं या अक्षर, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण या अक्षर है। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछा कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26, और हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी का जस्ट 2 गुना, 26 दूना 52। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आप 45 ही बोलेंगे। और अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतने पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो उसका आंसर आप करेंगे 52। इसमें से कितने व्यंजन और कितने स्वर थे? 52 में 33 व्यंजन और बाकी जो था वो स्वर। 11 मूल स्वर थे, 2 और स्वर होते हैं जिन्हें मिलाकर 13 बनता है, पर उन्हें मूल स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आज का टॉपिक क्या है? जो वर्णमाला कल हम पढ़े थे उसी वर्णमाला को आज एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे। इसमें से पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, या ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र हो, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन वह होते हैं जो स्वरों के उपयोग से बनते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो स्वर है वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर है ये वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटाऊ, यानी जितना छोटा छोटा रहता है ना, छोटा, छोटी, छोटाऊ, वो सभी के कभी कम समय में बोल लिए जाते हैं, यानी इनका उच्चारण बहुत कम समय में कर लिया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। या एक मात्रा वाले जितने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर। मात्रा जानते हो आप ना? एक मात्रा, कोई एक मात्रा जिसके ऊपर होगी, ऐसे जो होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या कहा होगा? जिसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो, ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा लगता है समय उच्चारण में, उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ। तो इनमें कितनी मात्राएं दिख रही हैं आपको? 2-2 मात्रा दिख रही है। जहाँ पे 2 मात्राएं होती है वहाँ हमेशा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। जी क्या करें बताओ? सिंगल ए है ए, उसमें 2 मात्रा कहाँ से आती? नहीं, ये ए है ना, ए ऐसे लगाते हैं। ये भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। दीर्घ स्वर क्या होगा? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और जिनमें कम समय लगेगा उन्हें ह्रस्व स्वर। आप प्रैक्टिकली एग्जाम में अगर सही करना हो कि कौन सा दीर्घ है कौन सा ह्रस्व है, तो आपको मैं एक पहचान बता रहा हूँ जिसमें केवल एक मात्रा बनता हो जिस वर्ण या अक्षर से, वो ह्रस्व माना जाएगा, और जिससे 2 मात्रा बनती हो उसे दीर्घ माना जाएगा। ठीक है? जैसे छोटा, छोटी, छोटा। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? नाटक में। जैसे मंच पे होते नहीं है, बोलेंगे महाराजाधिराज, ऐसे खींच के बोलते हैं लंबा, तो वहाँ पर बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या गाने में ही आप देखो, आप जितने समय में 4 लाइन बोलोगे उतने समय में गाने में 2 अक्षर या 3 अक्षर को घुमाते रहते हैं। जहाँ पर नाटक की धारणा होती है, ऐसे नाटक में ज़्यादा समय खींच कर ही लिया जाता है जिससे समय को लंबा किया जा सके। ऐसे को बोलते हैं प्लुत स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के यहाँ पे बनाए गए हैं? 3 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होगा? जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिनमें बहुत ही ज़्यादा समय लगाकर बोला जाता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत स्वर ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? नाटक में। जहाँ नाटक लेखन होता है वहाँ ऐसा किया जाता है। पहचानने के लिए अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके टीटी या दरोगा भर्ती या कहीं भी किसी एग्जाम में आ गया कि इनमें से कौन सा ह्रस्व कौन सा दीर्घ है, ये पहचानना हो, तो आप समझ के रखिएगा जिस पे सिंगल मात्रा होती है यानी एक मात्रा बनेगी वो हमेशा क्या होगा?
ह्रास्व, और जिसमें दो मात्राएं बनती हो डबल मात्रा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। ये आप एक पहचान के रूप में इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो वर्णमाला में आपके 52 अक्षर थे, इन 52 अक्षरों के उच्चारण का क्या कोई निश्चित क्रम है? तो मैंने आपको बताया कि जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है उसका नाम संस्कृत है, और सबसे ज़्यादा शब्दकोश जिस भाषा के पास है वो कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत ही हिंदी की क्या है? जननी है। एग्जाम में पूछता है कि हिंदी की जनक भाषा कौन सी है, तो हिंदी की जनक भाषा संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा कि हिंदी का उदय कहाँ से हुआ है, तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है अपभ्रंश। ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है तो अपभ्रंशों से हुआ है। लेकिन अगर पूछा हिंदी की जनक भाषा या हिंदी की जननी कौन है, तो उसका उत्तर होगा संस्कृत। इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी संस्कृत से ही आई है ना, और संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है, 100% साइंटिफिक है। जहाँ तक कि आपको पता होगा इस समय दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत को लेकर अच्छे रिसर्च हो रहा है। नासा जो नेक्स्ट लेवल का रोबोट बना रहा है, जिसे आप लोग AI के नाम से जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी रोबोट आने वाले हैं, उन सभी की कोडिंग आने वाले टाइम में संस्कृत में की जाएगी। कारण रोबोट जो बात कर सके इंसानों के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। अगर हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि अंग्रेजी में उच्चारण का कोई अलग अलग तरीका नहीं है। जैसे अगर आप बोलो नो तो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, और के यानी वो W पढ़ोगे तब भी इसको नो ही पढ़ते हैं, इसको भी नो पढ़ते हैं, इसको भी नो पढ़ते हैं। अब एक रोबोट के सामने बैठकर आप नो नो बोलोगे तो वो कौन सा नो समझेगा, ये वाला नो कि ये वाला नो? कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है साइंस का, इसमें रोबोटिक्स आने वाली है, उसमें अंग्रेजी नहीं चलेगी। उसके लिए ऐसे भाषा का चुनाव किया जाना होगा जिसके पास हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग शब्द पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और ऐसी भाषा कौन है? संस्कृत है। तो नासा में इंडिया से रिसर्चर्स जा करके ये काम कर रहे हैं। सो यहाँ बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो संस्कृत है वो बहुत ही परिशुद्ध वैज्ञानिक भाषा है, और चूंकि संस्कृत ही हिंदी की जननी है, इसलिए हिंदी भी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। हाँ, थोड़ा सा तद्भव आया है इसमें, तद्भव का मतलब विकार आ गया है। जैसे तत्सम पूर्ण नहीं है, तद्भव है, कुछ इसमें विकृतियां हैं, लेकिन फिर भी ये साइंटिफिक है। जैसे बोलने के क्रम को आप अगर लें तो जो इसके उच्चारण का क्रम है, इसमें सबसे पहले कहाँ से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है? कंठ से। यहाँ से कंठ से शुरुआत होती है, और उसके बाद तब तालव्य का प्रयोग करते हैं, और फिर वत्स्य और दंत, दांत, दंत माने दांत, और लास्ट में ओठ। इसके उच्चारण का क्रम ये: कंठ, फिर तालव्य, और फिर वत्स्य, और उसके बाद दंत, और फिर ओष्ठ। वत्स्य को आप जीभ भी कह सकते हो, जिह्वा। जी, जिह्वा का भी तो प्रयोग करना पड़ता है ना। तो कंठ, तालव्य, जिह्वा, उसके बाद दांत, और फिर ओठ, यानी इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ ये ऑर्डर दिया गया है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि वर्ड या अक्षर के उच्चारण का सही क्रम है, तो वो क्रम एग्जाम में याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं इंटरनल से एक्सटर्नल पूछा जाए, उल्टा एक्सटर्नल से इंटरनल भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा क्रम, कि पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर जिह्वा यानी वत्स्य, और फिर दंत, और लास्ट में ओष्ठ आता है। इसमें से कई बार एग्जाम में पूछता है आयोग वाह ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? आयोग वाह, ये शब्द ही आयोग वाह है। ऐसे वर्ड या अक्षर जिनके ऊपर या तो ये बिंदी लगी हो या बाद में 2 बिंदी लगी हो, ठीक है, इन्हें हमेशा क्या कहा जाता है? आयोग वाह कहा जाता है। इसे ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में आया तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जहां इस तरीके की परिस्थिति बनेगी, 1 बिंदी या 2 बिंदी वाली। इसको अंग कहते हैं, इसको आहा बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन करेंगे जो हिंदी वाले तो बहुत मज़ा आता है इसको सुनने में, अंग आहा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वर्णमाला में कुछ और बातें हैं, जैसे का वर्ग किसे कहते हैं? का वर्ग किसे कहते हैं? जो इसमें का खा गा अंगा आएगा वो का वर्ग है। और चा वर्ग क्या होगा? जो चाचा दादा यहाँ है। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दाधा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा आता है।
ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये वर्ग बनाए गए हैं क्योंकि इनके उच्चारण का जो क्रम है उसी क्रम के आधार पर इन्हें वर्गों में डिवाइड कर लिया गया है। का वर्ग के अंतर्गत वे ध्वनियां, वर्ण या अक्षर आते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठ से। का माने कंठ, का माने कंठ, तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा। हाँ, अपवाद के रूप में यहाँ दो अक्षर मैंने लिख रखा है, ए आई। चूंकि आपको पता है कि का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा आता है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? कंठ से। लेकिन एग्जामिनर भी, परीक्षा लेने वाला भी बड़ा होशियार होता है, वो का वर्ग छोड़ के दो अक्षर अलग से पूछ लेता है, ये ए और ऐ। तो ए और ऐ भी कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं, इन्हें भी कंठ से ही बोला जाता है, ए ऐ, बिना इसका उपयोग के नहीं बोल सकते। इसके बाद नेक्स्ट है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा ये आएगा और इसके उच्चारण का स्थान क्या है? तालव्य है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि या तालव्य अक्षर या तालव्य वर्ण, तो जो जिसमें तालु का इस्तेमाल करके हम बोलते हो उसे क्या कहेंगे? तालव्य। और उसमें पूरा का पूरा चा वर्ग आता है। अगर आप चा बोलेंगे ना, चा, तो जीभ जो है तालु में जाके टकराती है, बिना टकराए आप बोल नहीं सकते, तो वो चा को सा बोलेंगे, छा को सा बोलेंगे, ऐसे करेंगे जिनका नहीं टकराएगा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी। तो चा वर्ग में जो भी ध्वनि या वर्ण या अक्षर है उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने के लिए तालव्य का प्रयोग यानी तालु का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं या तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं या तालव्य अक्षर कहते हैं। हाँ, अपवाद के रूप में इसमें कौन कौन चार अक्षर दिख रहे हैं आपको? या, सा, छोटी, बड़ी, या, सा, छोटी, बड़ी, ये पूर्ण रूप से तालव्य तो नहीं है, लेकिन बिना तालु का हेल्प लिए आप इनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें भी तालव्य ध्वनि में शामिल कर लिया जाता है। तो या, सा, ई, बड़ी ये भी तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसके बाद मूर्धन्य है, जो पूरा टा वर्ग है वो क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? इसमें बेंड हो जाती है, मूर्ति है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ऐसे को कौन सी ध्वनि बोलते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ बोलते हैं। और जितना टा वर्ग है पूरा का पूरा क्या है? मूर्धन्य है। अपवाद के रूप में इसमें एक अक्षर आप देख पा रहे हो, री, बिना री है, री को भी आप बोलेंगे तो जिह्वा टेढ़ी हो जाती है। री और सा, इन दोनों को प्रोनाउंसिएट करने के लिए कौन सा? पेटचिरवा सा, ध्यान में रखिएगा। टा वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य में आता है और इसमें प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में हमेशा जिह्वा क्या होती है? टेढ़ी हो जाती है, टा, ठा, डा, ढा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? दंत्य। दंत्य का मतलब दांत। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उपयोग करने के लिए दांतों का उपयोग करना पड़े उच्चारण में, उन्हें दंत्य ध्वनिया या दंत्य वर्ण कहते हैं। पूरा ता वर्ग इसी में आता है। अगर आप बोलना चाहो ता, ता, तो जब ता बोलोगे तो जो जीभ है आपकी ना, वो आके दांत पे टकराएगी। अगर दांत नहीं है तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, जो दांत जाके जो जीभ है ना दांत पे टकराती है, तो ये पूरे ता वर्ग का उच्चारण क्या है? दंत्य ध्वनि या दंत्य वर्ण है। तो आप इसको बोलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ता, था, दा, धा, ना। जब भी बोलेंगे तो जीभ जो है दांतों के बीच में आ जाती है या उसके बिल्कुल पास रहेगी, तो ऐसे को बोलते हैं दंत्य वर्ण या दंत्य ध्वनियाँ। तो ता वर्ग कौन सी ध्वनि में आता है? दंत्य में। और ये सा भी ध्यान में रखिएगा, अपवाद के रूप में ये भी क्या है? दंत्य है। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ओठ का उपयोग करना पड़े, यानी लिप। हाँ, जैसे पा, 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 पप्पी, ठीक है, ये ओष्ठ है। और पूरा का पूरा पा वर्ग किस में आता है? ओष्ठ में आता है। जैसे पढ़िए, बोलिए आप लोग, पा, फा, बा, भा, मा। आप इसमें से कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसको बोलने के लिए दोनों होठों को आपको चिपकाना ना पड़े, बिना चिपकाए बोल ही नहीं सकते। अगर एक होठ ऐसे पकड़े बोले पा बोल पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ध्वनियाँ या वर्ण किससे बोले जाते हैं? ओठ का उपयोग करके बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी के सभी क्या है? ओष्ठ ध्वनि या ओष्ठ वर्ण है। इसमें अपवाद के रूप में क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दो अपवादित है। छोटा ऊ, अगर मुंह नहीं रहे, ओठ नहीं रहेगा तो ऊ नहीं कर पाएंगे ना, तो इसे बोल नहीं पाएंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। अब बहुत काम है इसका, तो ये ध्यान में रखेंगे। ओष्ठ ध्वनियाँ जो है
ये सभी किस में आती है? पा वर्ग में। अपवाद के रूप में क्या क्या आता है? छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा बात नहीं। क्या आपको ये बात समझ में? कंठ का क्या मतलब होता है? कंठ का मतलब क्या? ऐसे ध्वनि वर्ण या अक्षर जिनके प्रोनाउंसिएशन में कंठ का इस्तेमाल यानी गले का प्रयोग किया जाता है उसे कंठ ध्वनि कहते हैं। और पूरा का पूरा का वर्ग क्या है? कंठ ध्वनि। अगर एग्जाम में मान लीजिए लिख के आ गया 4 ऑप्शन, निम्न में से कंठ ध्वनि है, और उसमें आपको चा छा जा और लास्ट में का दे दिया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? का होगा, क्योंकि का ही क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। और चा वर्ग किस में आता है? तालव्य में। अपवाद क्या है? या, सा, ई और बड़ी, ये भी तालव्य ध्वनियां हैं। हाँ, एग्जाम में अगर आपको थोड़ा ध्यान दे रहा हो, अगर आप पढ़ना सीख गए हो, यहाँ पे कंठ तालव्य का मतलब अगर आप जानते हो, तो जब आपको ऑप्शन में भेद करना हो तो एग्जाम में आप बोल के भी भेद कर सकते हो, पढ़ के भी। खा, गा, घा ऐसे पढ़ सकते हैं ना। एग्जाम में पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से ध्वनि में आता है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे हो रेडीमेड पढ़ाई, तो याद होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पता है। अपवाद में ध्यान में रखिएगा, अपवाद कई बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगला आपका है अंता अस्त। अंता अस्त ध्वनियाँ क्या होती है? या, इनको बोलने के लिए हवा बाहर नहीं आती है, हवा अंदर जाती है। या अंदर की ओर खिंचता जीभ की नहीं, या, रा, ला, तो इसमें हवा बाहर आने के बजाय अंदर जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अंतः अस्त है, अर्थात गले से नीचे। बात समझ पा रहे हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 के 4 अक्षर आपके अंतः अस्त है। उसके बाद ये जो स, 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 हा देख रहे हो, इन्हें क्या बोलते हैं हम? उष्मा या संघर्षी वर्ण कहते हैं। एग्जाम में पूछता निम्न में से कौन सा उष्मा या संघर्षी वर्ण है? तो जिनको बोलने में घर्षण होता हो, ओठ का, जीभ का घर्षण होता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? संघर्षी। और जहां भी घर्षण होगा वहां क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। घर्षण से ही तो उष्मा उत्पन्न होती है। आग लगाने की बात और है, माचिस भी तो घर्षण से ही जलता है ना, उसके बाद तो घर्षण से ही उष्मा जनरेट होती है। संघर्ष करना पड़े बोलने में, मुंह को, दांत को, ओठ को, सबको, उसे संघर्षी बोलेंगे और इससे क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। जैसे कि सा, 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 हा, ऐसे पढ़ते हैं, सा, सा, हा। जब भी आप बोलेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण, घर्षण। ऐसी ध्वनियों को क्या बोलेंगे? उष्मा या संघर्षी ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो अकेले अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते वर्णों से। जैसे कि सरा है, छा है, त्रा है, ज्ञा है। जैसे छा किससे बनता है? का प्लस सा से। ये जो छा लिखा हुआ है किससे बनता है? का प्लस सा से बनता है। ज्ञा किससे बनता है? जा प्लस इया से बनता है। लेकिन जा पूरा नहीं, हलंत लगा के आधा जा लिखते हैं। ऐसे तरा किससे बनता है? ता और रा से, लेकिन पूरा ता नहीं, हलंत लगा देंगे। तो ये जो आप अक्षर देख पा रहे हो, ये कैसे अक्षर है? संयुक्त है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है। ये 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? 1 मिनट, क्या इतनी बात समझ में आपको आई है? कंठ ध्वनि कौन है? जिनमें कंठ का उपयोग करके उच्चारण किया जाता हो। तालव्य कौन है? जिनमें तालु का उपयोग करके उच्चारण किया जाए, जैसे कि चा वर्ग पूरा का पूरा। मूर्धा कौन होगा? जिसमें जिह्वा टेढ़ी हो जाती हो, बोलते टाइम उन्हें मूर्धन्य, और इसमें कौन आता है? टा वर्ग आता है। नेक्स्ट है दंत्य। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में दांत का हेल्प कर लेते हो, अर्थात उपयोग करते हो, उन्हें दंत, जैसे कि टा वर्ग। पा वर्ग पूरा का पूरा क्या? ओष्ठ है, ओठ का उपयोग करके इनको बोला जाता है। अंताअस्त वह ध्वनियां है या वह अक्षर या वह वर्ण है जिनको बोलने के लिए हवा बाहर नहीं आती है, अपितु अंदर जाती है। जैसे या, रा, ला, वा, इसमें वायु बाहर नहीं आती है, वायु अंदर जाती है, तो इन्हें अंताअस्त कहते हैं। नेक्स्ट है उष्मा या संघर्षी। उष्मा या संघर्षी का मतलब क्या? जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़े जीभ को, अर्थात ज्यादा घर्षण हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? संघर्षी। और घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा, इसीलिए इन्हें बोलते हैं उष्मा या उष्मीय वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? सा, सा, हा। ये 4 एग्जाम में कई बार नंबर भी पूछा गया है कि कितने उष्मा संघर्षी हैं, तो वो है 4। कितने अंताअस्त हैं? 4। और कितने यहाँ संयुक्त हैं? 4। 3 तो यहाँ है लेकिन 4 होते। सरा को भी रखा जाता है ना, सरा। हाँ, लेकिन ध्यान में रखिए, सरा तो है पर सिरी नहीं है।
ये कई बार कन्फ्यूजन के लिए पूछता है। जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया कि सरा जो है संयुक्त व्यंजन है, एग्जाम में सरा की जगह श्री लिख के दे देगा, फिर पूछेगा संयुक्त व्यंजन है, तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि सर जी सरा पढ़ाए थे तो मांत्रा ही तो लगाया है, इसलिए यहाँ भी हो सकता है, पर ये नहीं है, ध्यान में रखिएगा। श्री संयुक्त अक्षर में नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, सरा आता है। इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, आघोष और साघोष किन्हें कहते हैं। ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है और ये पंचम है। ये आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ऐसे हो गया, और ये क्या है, इनके समूह है, यानी का चा टा ता पा, खा छा ठा ता फा, ऐसे। इस तरीके से अगर हम इनको ग्रुप में बांट दें, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और 5 ग्रुप, तो इसमें एक वर्ड है आघोष और एक लिखा है साघोष। ये आघोष साघोष का क्या मतलब होता है, देखिए अंग्रेजी में अगर इसका नाम लिखे तो ज़्यादा क्लियर होगा। साघोष का मतलब होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग, और आघोष का मतलब होता है नॉन वाइब्रेटिंग, नॉन वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशन का मतलब कंपन। तो जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने से गले पर क्या होता हो, कंपन होता हो, उन्हें क्या बोलेंगे, साघोष ध्वनियां बोलेंगे। के लिए वाइब्रेशन ना होता हो उन्हें क्या बोलेंगे, आघोष। तो ये साघोष आघोष मतलब समझ में आपको, साघोष का मतलब बोलने पर गले में क्या होता हो, कंपन, उन्हें बोलेंगे साघोष, और जिनमें कंपन ना होता उन्हें बोलेंगे आघोष। आप अपने गले पर ऐसे हाथ रखिए और माँ कसम खाइए बोल बोल के गले पर हाथ रखिए और पढ़िए, देखिए क्या का खा बोलने से वाइब्रेशन हो रहा है, क्या गा घा अंगा बोलने से वाइब्रेशन हो रहा है। इससे ना स्पष्ट हो तो जरा दूसरा चा वर्ग पढ़ लीजिए, ऐसे रखिए चा छा, फिर जैसे बोलेंगे झा इया, वैसे वाइब्रेशन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ बहुत तेज वाइब्रेशन होता है। तो जिनसे वाइब्रेशन होगा उन्हें क्या बोलेंगे, साघोष। और जानने का तरीका ये, गले पर ऐसे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, माँ कसम नहीं खाना है लेकिन बोलना है ऐसे कि हाँ घा, जब घा बोलेंगे घा अंगा, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। सो वाइब्रेटिंग जो भी है वो सब क्या है, साघोष, और नॉन वाइब्रेटिंग में कौन आते हैं, आघोष। एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन कौन से इसमें से वर्ग आते हैं, तो इसमें पहला है और दूसरा, ये दोनों कैसे हैं, आघोष है। प्रथम और द्वितीय, प्रथम प्लस द्वितीय जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, आघोष वर्ण है। इनके उच्चारण पर गले में वाइब्रेशन ना के बराबर होता है। लेकिन जो तृतीया, चतुर्थ और पंचमी है, इन तीनों के उच्चारण में वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, साघोष। तो इसमें कौन कौन आएगा, तृतीया, चतुर्थ और पंचमी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद में ये जो पांचवा आप लास्ट में देख रहे हो ना पूरी पंक्ति, इसमें क्या लिखा, अंगा इया अड़ा ना मा, यस, इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक की ध्वनियाँ कहते हैं। नासिक ध्वनियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक का उपयोग करना पड़ता है। अगर नाक कटी है तो ध्वनि का उच्चारण नहीं होगा, नाक बड़ी है तब भी उच्चारण नहीं होगा, नाक छोटी है तब भी उच्चारण में प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन नाक अगर विकसित है तो छोटी हो या बड़ी पूर्ण उच्चारण कर सकते हैं। विकास और वृद्धि में अंतर होता है। नाक बड़ी हो गई तो वो वृद्धि है, गुण नहीं आए नाक वाले, और नाक वाले गुणों सहित वृद्धि हुई है तो वो विकास कहलाता है। तो ये अंगा इया अड़ा ना मा, ये सब कैसी ध्वनियाँ हैं, नासिक ध्वनि है। इनको बोलने के लिए नाक का उपयोग करना पड़ता है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक टॉपिक और बचता अल्प प्राण महाप्राण, वो भी देख लीजिए। अल्प प्राण, प्राण का मतलब क्या है, वायु। प्राण का मतलब क्या है, वायु। और जब बोलने पर ज्यादा वायु बाहर आती है तो ऐसे वर्ण या अक्षर को क्या बोलेंगे, महाप्राण। और जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर आती हो उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में कम वायु बाहर आएगी और महाप्राण में ज्यादा। बोल करके भी आप पहचान सकते, जैसे का खा गा घा, तो आप जब खा और घा बोलेंगे ना तो ज्यादा यहाँ से आपको हवा बाहर निकालनी पड़ेगी मुंह से, इसीलिए दूसरा और चौथा ये दोनों क्या है, महाप्राण है। और बाकी पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन है यहाँ लिख लीजिएगा।
अल्प प्राण है पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण कौन है? दूसरा और चौथा। अगर आपको और अच्छे से याद करना हो तो आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें देखिए जो सम है 2 और 4, जो सम है वो क्या है? महाप्राण, और जो विषम है 1, 3, 5 वो क्या है? अल्प प्राण है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। तो इतनी बातें आप आज याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी नया मैंने इनपुट किया उसे लिख लीजिए, और बाकी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग दोबारा, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से।